का पहला चैप्टर जो है मोल कंसेप्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट को जानने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शनरी चीज़ हैं, मतलब जो हमको जानना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पदार्थ क्या है। हालांकि आपने इसको 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा, तो बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जो होता है वो वस्तु होती है। जैसे हमने बहुत सारे हमारे आसपास वस्तुएं देखते हैं, तो वो उनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और वो क्या करती हैं, जगह भी घेरती हैं। तो वो वस्तुएं जो जिनके पास द्रव्यमान होता है तथा वो जगह भी घेरती हों, तो जिनके पास द्रव्यमान हो, है ना, प्लस वो क्या करती हों, जगह भी घेरती हों, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ये। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो ऐसी वस्तुओं को क्या तुम देख सकते हो? हाँ, जैसे कि ये पेन है, इस पेन को क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, मैं इसको देख सकता हूँ। क्या ये इसका कुछ मास है? हाँ, इसका कुछ द्रव्यमान है। क्या ये जगह घेरेगी? हाँ, यदि मैं इसको यहाँ रख दूँ तो ये कुछ जगह घेरेगी, राइट। तो मतलब ये जगह भी घेर रही है, इसके पास द्रव्यमान भी है, तो ये क्या है, एक पदार्थ हो गया। इसको मैं छू सकता हूँ, मतलब इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे देख सकता हूँ, मेरी आंखों से मतलब इसे देख सकता हूँ। तो ऐसे जो पदार्थ को क्या कर सकते हैं अपन, देख सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो वो कौन होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है तथा जगह घेरती हैं, तो वो क्या होते हैं, पदार्थ। और जिनको हम देख भी सकते हैं प्लस महसूस भी कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हमारे जो आसपास जो चीज़ें हैं ज़्यादातर, जैसे मेरे पास देखो ये पेन है, इसके नीचे यहाँ पे पेन टैब रखा है, आगे लैपटॉप रखा है, ये जिस पे एक टेबल है, ये कुर्सी है, ये इतने सारी चीज़ें हैं, जैसे ये दीवार है, मेरे पीछे एक दीवार है, तो ये मैंने कपड़ा एक ये पहन के रखा है, तो ये सारी चीज़ें कि इनको मैं महसूस भी कर सकता हूँ, इनको मैं देख भी सकता हूँ, ये द्रव्यमान भी है, वह जगह भी घेर रही है। तो मतलब जितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास वो लगभग क्या हैं, पदार्थ है या नहीं। तो हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं। क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, तो आप यदि मेरे साथ चलेंगे तो आपको मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और बाकी मैं कंटेंट आपको बहुत अच्छा दूंगा, बस आप ये विश्वास रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, तो पदार्थ के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए तो पहला उदाहरण तो मैंने दे ही दिया है, कौन, ये पेन हो सकता है ना, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, और टेबल हो सकती है, और मिट्टी भी हो सकती है, मिट्टी को भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, है, जल हो सकता है, वाटर है, तो वाटर भी को भी आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, है। ठीक है, तो ETC है, बहुत हो गए, और भी उदाहरण हो सकते हैं, पत्थर हो सकता है, ये तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। तो आई होप कि आपको पदार्थ का समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये बता दूं कि इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आगे
और पदार्थ के बारे में ही आगे जानते हैं कि और क्या होता है। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? पदार्थ की अवस्थाएं, क्या कोई बता सकता है कि कितनी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की जो होती हैं अवस्थाएं 3 होती हैं। 3 होती हैं। कौन कौन सी होंगी? तो कौन सी होंगी? पहली जो होगी तो ये रहा अपना पदार्थ। इसका एक नाम और बोलते हैं जो एनसीईआरटी में बोलता है, वो द्रव्य बोलता है इसको, नॉट द्रव। द्रव मतलब तो हो गया लिक्विड, ठीक है, जैसे कि पानी, ठीक है। द्रव्य, इसमें द्रव्य ये जो व्यवतक है ये आधा है और फिर ययति है, ठीक है। तो इसलिए मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि द्रव्य और द्रव में, ठीक है। तो पदार्थ या फिर द्रव्य, हम काफ़ी जगह पर द्रव्य भी वर्ड यूज करेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे जब भी कभी क्लासिफिकेशन करें, जैसे कि यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाओं को हम बांट रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें ये जानना जरूरी होता है कि किस आधार पर हम इन पदार्थ की अवस्थाओं को बांट रहे हैं, कि किस आधार पर इन पदार्थ की अवस्थाओं को बांट रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भौतिक अवस्था के आधार पर, कि भौतिक रूप से ये किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उसके आधार पे हम पदार्थों को बांट रहे हैं 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांट रहे हैं। तो पहली जो अवस्था हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ठोस। दूसरी कौन सी हो जाएगी? द्रव। एंड तीसरी कौन सी हो जाएगी? गैस। आया बात समझ में? तो क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, वो द्रव हो सकता है, वो गैस हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ठोस के बारे में। तो बताइए आप क्या जानते हैं ठोस के बारे में? तो ठोस जो होता है उसमें जो कण जो होते हैं, कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है ना? निश्चित होती है। तथा ये कण क्या होते हैं? कण पास होते हैं, नजदीक होते हैं एक दूसरे के, हैं? तो कण नजदीक भी होते हैं, किसमें? ठोस में। यहाँ बहुत प्यार होता है कणों के बीच में, ऐसे नहीं होता है ना। तो कण के इनमें जो ठोस जो होते हैं, ठोस को वैसे इंग्लिश में भी देख लो सॉलिड बोलते हैं इसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में वही गैस का गैस, ठीक है। तो कणों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, किसमें? ठोस में। और कणों की व्यवस्था भी कैसी होती है? निश्चित होती है, ठीक है। तो लाइन खींच लेता हूं मैं ये, ठीक है, लाइन खींच लेते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर देंगे यहीं पे। अब चलते हैं द्रव पे। तो द्रव पे क्या होगी? क्या कणों की व्यवस्था निश्चित होगी? क्या कोई पानी में तुम कह सकते हो कि ये H2O का जो कण है वो यहाँ पे उपस्थित है, अरे ये तो नए खिला दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो इसमें तो जो कण जो होते हैं कैसे करते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो कणों की जो व्यवस्था होती है, कणों की व्यवस्था कैसी रहती है? निश्चित नहीं होती है। यहां पे कैसी थी? वहां पे सॉलिड में थी निश्चित, यहां निश्चित नहीं है या नहीं है? नहीं है भैया। तथा कणों के बीच की दूरी क्या है? ठोसों से तो कुछ ज्यादा ही होती है ना। ठोस में तो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, जस्ट पास में होते हैं, एक दूसरे में स्टक होते हैं वो, है तो। लेकिन तो वो तो एक दूसरे पे हल भी नहीं पाते। अरे यार ये तो दूसरा गुण पा गया, कौन सा? कि भाई ठोस जो होते हैं ना
उसमें कण गति भी नहीं करते। लेकिन द्रव के केस में उल्टा है, द्रव के केस में कण गति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो दूरी होती है वो कुछ ठोसों से ज्यादा होती है, हैं? ठोसों से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कणों के बीच की दूरी ठोसों से अधिक तथा क्या गैस से ज्यादा होगी? नहीं 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 नहीं, गैस से तो क्या होगी? कम होगी। ठोसों से अधिक होगी लेकिन गैस से कम होगी। ठोसों से अधिक तथा गैसों से कम होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब गैस के बारे में बताइए क्या होगा, हैं? तो कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था यहां तो तुम जानते ही हो, हैं? इतना तो जानते ही हो कि कण तो अब गैस है, अब ऑक्सीजन है, अब अपने चारों ओर घूम रही है। क्या कह सकते हो भैया ये रुक रुक, अरे ये ऑक्सीजन का कण यहां पकड़ लिया? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये यहीं भी हो सकता है, ये यहां भी जा सकता है, ये वहां भी जा सकता है। तो कणों की व्यवस्था बिल्कुल ही अनिश्चित होती है, बिल्कुल ही, कोई मतलब क्वालिटी वाली बात ही नहीं है व्यवस्था के बारे में। तो ठीक है, तो कणों की व्यवस्था, एक मिनट, तो कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है तथा मजा आ रहा होगा आपको, है ना, जानने में। दिक्कत है कणों के बीच की दूरी, अब बताओ बीच की दूरी क्या द्रव ठोस से कम होगी या ज्यादा? हाँ, तो सबसे ज्यादा होगी इसमें, है ना। इसीलिए तो पर्याप्त दूरी बोलते हैं। कणों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला अंतर हमने जान लिया। बताओ क्या ठोस में कण गति करेंगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैं कहता हूं ये बात कि कंपन तो करते हैं लेकिन गति नहीं करते, वरना तो ऐसे हो जाता, ये जो है ये पेन है, ये ठोस है, सही बात है ना। अब ये आधा सा तो बह के नीचे चला जाता, यदि इसके कण गति करते तो ये पेन के आधे से कण बह के नीचे नहीं चले जाते क्या? क्या मैं पानी को ऐसे पकड़ सकता हूँ ऐसे? वो तो नीचे गिर जाएगा ना भाई, हैं? गैस को ऐसे पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि इसमें जो होते हैं कण गति नहीं करते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं, हाँ, कण गति नहीं करते, सॉरी, नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये मजा आता है। चलो भाई साहब आगे चलते हैं। तो इसमें बताओ कण गति करते हैं, कण गति करते हैं, और इसमें भी कण क्या करते हैं? गति करते हैं। कण इसमें तो आसानी से गति कर लेंगे ना, गैस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कण गति करते हैं। अब बताओ भाई, कणों की व्यवस्था इसमें निश्चित है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, बीच की दूरी बहुत कम है। मुझे बताओ ये पेन पहले भी तुमने ऐसा ही देखा, अब भी ऐसा ही देखा, इसका आकार भी इतना ही देखा, क्या इसका आयतन भी इतना ही देखा? हाँ भैया, आयतन भी इतना ही है और आकार भी इतना है। मतलब क्या है कि आकार व आयतन चेंज नहीं होता, आकार व आयतन चेंज नहीं होता, मतलब इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या में निश्चित होता है? क्या तुमको बात सटक रही है? अरे नहीं सटक रही तो सुन लो, ये पेन है ना, ये मेरे हाथ में भी ऐसा ही रहने वाला है, इसका आकार भी ऐसा ही रहेगा, इसका आयतन भी इतना ही रहेगा। अब इसको मैं रैग में रख दूंगा ना अंदर, तो भी इसका आयतन व आकार चेंज होने वाला नहीं है।
तुम्हारे हाथ में भी जो पेन है ना, उसको रख के देख लेना। हाँ, मेरी बात मत मानो, पेन को रख के देख लेना, उसका आकार व आयतन चेंज नहीं होगा। अब तुम्हारी बात, अब ऐसा तुम कर दोगे यार, उसको तोड़ ही दो, तो मतलब फिर तो बात ही अलग है। तोड़ना नहीं है, देखो ना, तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही बिगर तोड़े देख लेना तुम, तो देखो आकार भी चेंज नहीं होगा और आयतन भी चेंज नहीं होगा। अब द्रव को देख लो, पानी पीते हो, पानी पीते हो तो उसे कभी बोतल में भरा होगा ना, है? पहले वो टंकी में था तो टंकी की शेप में था, और जब बोतल में आया तो बोतल की शेप में हो गया, लेकिन आयतन चेंज नहीं हुआ मेरे प्यारे, आयतन चेंज नहीं हुआ। तुम एक गिलास आयतन लो, मतलब तुमने मान लो 10 लीटर पानी लिया, 10 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1 लीटर पानी लिया, उस 1 लीटर को तुमने मग में रख दिया, तो किसका आकार ले लिया उसने? मग का आकार ले लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई वो 1 लीटर की जगह मतलब आधा लीटर हो जाए। अरे ऐसा हो जाता ना भैया, तो तुम्हारे जो घर पे जो तुम्हारे पापा गाड़ी चलाते हैं ना, यदि वो 1 लीटर डलवा के लाते पेट्रोल और वहाँ पे टंकी में जाके वो आधा लीटर हो जाता, तो भैया हालत खराब हो जाती कि नहीं हो जाती है? पहले ही पेट्रोल इतना आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल, हालत खराब हो रखी है। तो भैया देखो, ऐसा नहीं करना है। तो मतलब आयतन तो क्या रहता है? निश्चित रहता है, किसका? द्रव का। लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता, वो पेट्रोल की टंकी में जाके टंकी का ही शेप ले लेता है? इंजन में जाके वो जो नड़ी होती है ना, वो नड़ी का ही शेप ले लेता है। बस इसका आयतन चेंज नहीं होता, केवल आकार चेंज होता है। समझ में आ गई होगी बात, मेरे को पता है। तो आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, और ये जिस पात्र में रखते हैं उसी का शेप ले लेगा, उसे अगले पॉइंट में अपन लिख देंगे। इसमें बताओ, क्या गैस का कोई आकार व आयतन निश्चित होता है? हाँ, गैस है, अब ये तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, उसको इस ऑक्सीजन को समेट के किस में भर दो? सिलेंडर में भर दो, उसी का शेप ले लेगा। और उस सिलेंडर में से निकाल के मान लो एक कुछ छोटे टब में भर दो उसको, जो भी बंद हो, तो उसमें भर दोगे तो क्या आएगा? वो उसका शेप ले लेगा। तो मतलब आयतन भी उसी के समान कर लेगा अपने जिस शेप में उसे भरा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आकार भी इसका निश्चित नहीं होता और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। तो फोर्थ पॉइंट तो यही है कि जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र में थोड़ी लैंग्वेज, जिस पात्र में रखते हैं उसके आकार व आयतन से, क्या ठोस को कोई लेना देना होता है? से कोई प्रभाव से ठोस के आकार व आयतन पर निर्भर नहीं करता है। से ठोस के आकार व आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी, ये मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर कोई, ठीक है, अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब
जो जिस भी पात्र में रखो उसका कोई भी आकार हो, उसका कोई भी आयतन हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला किस पे, अपने वाले ठोस पे। ये जो पेन है ये मेरे हाथ में भी ऐसे ही रहने वाला है, ये पेन कहीं और कहीं रख दूंगा वहाँ पे भी ऐसे ही रहने वाला है, इसका ना शेप चेंज होगा ना इसका आयतन चेंज होने वाला है। तो ठीक है, तो अब इसमें देखो जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है, ये द्रव है तो ग्रहण कर ले, आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा। फिर इसके बाद इसमें देखें तो जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार तथा ये आयतन भी उसी का ग्रहण कर लेता, आयतन ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये अपना पात्र है, इसमें ये अपना सॉलिड है, ये एज इट इज यहाँ पे रखा रहेगा। ठीक है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें, चाहे ये पात्र चाहे इस साइज का है, लेकिन ये अपना ठोस है इसलिए ठोस, इसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये अपना लिक्विड है, ये यहाँ पे पहले एक इस छोटे से मग में था। ठीक है, तो इस मग में क्या भरा था, अपना वाटर भरा था ये, तो ये लो सही मग में था। अब इस वाटर को जब यहाँ से प्योर करेंगे तो इसमें क्या करेगा, ये वाटर नीचे ऐसे भर जाएगा। तो देख लो इसका साइज जो हो गया वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है क्या, अपना द्रव। तो इसलिए इसका आकार क्या हो गया, अब इस बर्तन के जैसा हो गया। ठीक है, अब इसमें चलते हैं तो इसका देख लो, इसका क्या है, ये अपनी गैस है। मान लो ये एक सिलेंडर था, इसमें यहाँ पे ये गैस भर के रखी थी अपन ने। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर में गैस भरी है। अब ये यहाँ से निकाल के इस बंद ही पात्र, वैसे तो ये पात्र बंद ही है, देखो बंद में डटेगी वरना गैस डटेगी कैसे, है ना। ओके, ये देखो, ये देखो बंद है ये। ठीक है, तो इसमें डाली, इसमें छोटा छिद्र था यहाँ से डाल दी। ठीक है, तो डाली तो फिर ये गैस देखो फैल गई है इसमें चारों ओर, है ना। तो ये फैल गई तो ये क्या है, गैस। इसने क्या कर लिया, इसी का आयतन ग्रहण कर लिया और इसी का आकार ग्रहण कर लिया। यहाँ पे देखो इसका शेप चेंज हुआ है, ऐसा नहीं किया है कि इसने यहाँ तक फैल गया है। तो केवल आयतन ग्रहण नहीं करता, केवल आकार ग्रहण करता है कौन, लिक्विड का केस जो होता है उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये अपन ने क्या कर लिया, वर्गीकृत कर लिया पदार्थ को अवस्था के आधार पे, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पे, वो कितने प्रकार का होता है, वो ठोस होता है, वो द्रव होता है, वो गैस होता है। अब क्या करते हैं हम, पदार्थ का वर्गीकरण तो पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है वो उसमें उपस्थित, पदार्थ में उपस्थित कणों के प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो भैया आधार बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो अवस्था चेंज करी थी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कणों की प्रकृति। कि यहाँ पे क्या होंगे, एक जगह तो क्या होंगे, एक ही प्रकार के कण होंगे, दूसरी जगह क्या होंगे, एक से अधिक प्रकार के कण होंगे। ठीक है, तो इनको जो होता है इस बेसिस पे जो पदार्थ है इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, पदार्थ या द्रव एक ही बात है। तो एक होता है मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और एक होता है कौन, बताओ, शुद्ध पदार्थ। और यहाँ मिक्सचर है यानी कि इसको इंग्लिश में देखो मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो यार अभी मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी एक दो वर्ड बोल देता हूँ इंग्लिश के, तो नो प्रॉब्लम ना। ठीक है, वो जरूरी भी है, प्योर। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये मिश्रण और ये शुद्ध। अब मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया आगे जाके, आपको पता होगा शायद। एक होता है कौन,
समांगी, एक होता है समांगी। आधा नैनल जो ऊपर था ना, इसे इधर लगा रहा हूं, ठीक है। एक होता है विषमांगी, ठीक है। तो ये तो समांगी मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण। इधर इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, किसमें, तत्व और एक क्या, यौगिक। बहुत आराम से चल रहे हैं और मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक से उठा रहे हैं अपन, ठीक है। तो एकदम अपन को टेंशन में लेने का। तो सबसे पहले अपन जो डिफरेंशिएट करेंगे, मिक्सचर क्या होता है और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो देखो मिश्रण क्या होता है पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद इधर लिख देते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है। पदार्थ के दो प्रकार हैं, कौन, मिश्रण और शुद्ध। ऐसे करके आप अच्छे से बना लेना। तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि मिश्रण में क्या होता है कि जो सभी जो कण उपस्थित होते हैं उनका जो संगठन होता है वो सभी जगहों पर समान नहीं होता है, ठीक है। मिश्रण में जो कणों का जो रासायनिक संगठन है वो क्या नहीं होता है, समान नहीं होता है। लेकिन यदि बात करें अपन शुद्ध पदार्थ की, तो इसमें जो होता है वो जो संघटक कण, संघटक एक वर्ड है, मतलब जो अपने जो कण होते हैं ना वो वाले, कि कण जो हो सकते हैं वो एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। तो वो जो कण होते हैं, संघटक कण, वो रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के होते हैं, तो उसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देंगे, वह पदार्थ जिसमें उपस्थित संघटक कणों का रासायनिक संगठन क्या होता है, एक समान होता है। वो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। यदि मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में क्या होगा, वह पदार्थ, मिश्रण भी क्या है, एक पदार्थ ही है, ठीक है। वह पदार्थ तो जिसमें उपस्थित संघटक कणों का रासायनिक संगठन, ये कै कबूतर यहां ले आया मैं, ठीक है। तो रासायनिक संगठन एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। वो क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें अपन देखते हैं तो लगभग क्या है, मिश्रण है। अब ये बताओ, ये जो पेन बना होगा, क्या ये अकेला किसी मतलब कार्बन भी होगा इसमें, और भी बहुत सारे जिससे टफनेस वगैरह इसकी बढ़ाई गई होगी, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें मिक्सचर की गई होंगी जिससे कि ये बना होगा। हो सकता है इसमें सल्फर बॉन्ड भी हो, है ना। तो इससे तुमने 12वीं क्लास में जाके बैकेलाइट वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे तुम सल्फर बॉन्ड वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ बात की है। तो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि वाटर है। वाटर में क्या होता है, जैसे ये अपना एक पात्र है, यहाँ पे तुमने अपना पीने का पानी भर रखा है, ठीक है। तो ये केवल H2O अपन बोलते हैं H2O है, लेकिन H2O ही H2O नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल यानी कि सब्सटेंसेस इसमें भरे हुए हैं, अवाष्पशील कण, है ना, जो कि इस वाटर के साथ अपन उनको खाते हैं, उनको पीते हैं, ठीक है, उनको पीते हैं। जैसे कि मिट्टी के कण हो सकते हैं ना इसमें,
होते ही नहीं होते, छोटे मोटे मिट्टी के कण होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये एक्चुअल में क्या नहीं है, फिर ये शुद्ध नहीं है ये, तो ये कैसा हो गया, फिर ये अशुद्ध हो गया, यानी कि ये कैसा हो गया, एक मिश्रण बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो जितनी भी वस्तु आप उन आसपास देखते हैं ज़्यादातर, वो सारी वस्तुओं क्या हैं, वो सारी वस्तुएं लगभग क्या हैं, मिश्रण है, ठीक है। तो हमारे आसपास की ज़्यादातर वस्तुएं मिश्रण होती हैं, और इसमें क्या कह देंगे कि हमारे आसपास पाए जाने वाली ज़्यादातर वस्तुएं शुद्ध नहीं होती हैं, ठीक है ना। शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। हवा भी शुद्ध नहीं है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। समहाउ लोग मानते हैं कि हवा शुद्ध है, लेकिन नॉट रियली, है ना। तो इसके अलावा जो होता है कि उदाहरण लेते हैं, उदाहरण क्या हो सकता है यहाँ पे, अपन का जो जल हो सकता है पीने वाला, ठीक है, पीने वाला जल, शुद्ध जल नहीं, शुद्ध जल तो यहाँ पे आएगा उदाहरण में, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हो आप क्या, शुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जो कि आप उन्होंने प्योरीफाई किया है ना, वो जो मतलब अपने जो प्योरीफायर होते हैं ना, कैंट वगैरह चलता है, अपने हेमा मालिनी जी करते हैं, उसका वो प्रचार करती थी पहले। तो शुद्ध कैंट RO, ठीक है। तो शुद्ध जल हो सकता है, आयरन हो सकता है, जैसे आयरन को अपन क्या कर लें वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके, मतलब भट्टी वट्टी में तपा तपू के वो जितने भी उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उनको बाहर निकाल के, अशुद्धियों को, तो जो बचता है वो जो उसे ही बोलते हैं अपन आयरन, ठीक है, वो आयरन होता है। तो स्टील भी होता है इसका एक उदाहरण। इसके अलावा जो है कॉपर हो सकता है, ठीक है, और जितने भी मतलब शुद्ध एलिमेंट हैं उन जिनको अपन शुद्ध करके जो निकालते हैं, तो वो गोल्ड वगैरह, डायमंड है, ग्रेफाइट वगैरह, ये सारे कभी ये सभी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पे जल हो सकता है, यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग सा आपको उदाहरण बताता हूँ, दूसरे वाला, ये पहले वाला हो गया। तो जो दाल के जो दाने हैं, दाल के दाने, उनको यदि हम मिक्स कर दें किसके साथ, मान लो हमने इसे मिक्स कर दिया नमक के साथ, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, मिश्रण ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसे अलग भी कर सकते हैं, इस दाल के दानों को इनके साथ बीन कर, छान कर, या फिर कोई और भी विधि लगाकर, जैसे भी आप पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो बीन कर, छान कर, ये तो मुझे पता है, बाकी आप देख लेना यदि कोई और तरीका भी हो, है ना, ठीक है। तो दाल के दानों को नमक के साथ अलग कर सकते हैं। चीनी, ठीक है, चीनी प्लस नमक, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, एक मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। अब एक नोट लिखने का टाइम है, ठीक है। नोट, ये जो मिश्रण है ना, मिश्रण, इसको क्या कर सकते हैं, अपने भौतिक विधियों द्वारा मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों, अब क्या हो सकती है भौतिक विधियों द्वारा, जैसे कि भौतिक विधि हो सकती है कोई छानना एक भौतिक विधि है, छानने और
मतलब बीनना, ठीक है, बीनना, बीनना मतलब वो जो एक एक दाने करके बीनते हैं ना, वो बीनना, ठीक है, छानने, बीनना। और इसके अलावा जो है आसवन विधि भी एक, आसवन मतलब गर्म करना, ठीक है, आसवन जो हो सकता है, और एक क्रिस्टलन, क्रिस्टलन ETC। जो भी भौतिक विधियाँ हो, रासायनिक विधि ना हो, उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही हो, तो वो ये जो सारी विधियाँ हैं उनके द्वारा अलग किया जा सकता है, के द्वारा, विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना नोट हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और फिर मिश्रण को भी अपन बांट सकते हैं। मिश्रण जो होते हैं ना, उसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा वाला मिश्रण, एक तो समांगी और दूसरा विषमांगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें जो कण जो उपस्थित होते हैं उनका जो संगठन होता है वो सभी जगह क्या होता है, समान होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि ये एक अपना पात्र है, ठीक है, ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये यहाँ पे मिक्सचर अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। अब इस मिक्सचर में पॉइंट ए पर अपन ने कोई सैंपल ले लिया, तुमने पॉइंट बी से आपने थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और पॉइंट सी से आपने थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और तुमने उसका देखा कि मान लो ये जो मिक्सचर था यहाँ पे चीनी और पानी का था, चीनी प्लस पानी का। ठीक है, तो चीनी पानी का था, तो यहाँ पे क्या हुआ, चीनी पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, पहली बात तो। और इनमें जो होता है विषमांगी समांगी मिश्रण में सभी जगह पर जो संगठन होता है वो एक समान रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या निकलेंगे, वह मिश्रण जिसमें सभी कण आपस में एक दूसरे के साथ पूर्णतया घुल जाते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं, तथा इसको चाहे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सभी जगहों पर संगठन समान रहता है। तो इसमें तो क्या हो गया, पूरी तरह कण एक दूसरे के साथ घुल जाएंगे। चीनी जो है पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि तुम फिर बाद में चीनी अलग देखो और पानी अलग देखो। ठीक है, तो ये एक दूसरे में बिल्कुल से घुल जाएंगे। तो ऐसा जो मिश्रण हो गया वो समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इधर देखते हैं, ये यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहाँ पे क्या मिला दिया, पानी में क्या मिला दिया, मिट्टी को मिला दिया। तुमने क्या मिला दिया, मिट्टी। तो क्या होगा, मिट्टी क्या करेगी, नीचे जाके यहाँ पे कहीं बैठ जाएगी। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मान लो आपकी काली मिट्टी है। मिट्टी कौन सी, काली। ये काली मिट्टी मिलाई आपने, तो काली मिट्टी क्या करेगी, कुछ थोड़ी बहुत घुलेगी, इस पानी को थोड़ा काला किया इसने, और ज़्यादातर मिट्टी क्या होगी, नीचे जाके पीपीटी बन जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगी, मतलब नीचे जाके बैठ जाएगी, है ना, अवक्षेप बन जाएगी। ये बोलते हैं हिंदी में, पीपीटी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप आई थिंक यही है ना, अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप बन जाएगी। ठीक है, पीपीटी इंग्लिश में याद रखो, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
नीचे जाके मिट्टी जम जाएगी। तो यहाँ से जो सैंपल लोगे उसमें मिट्टी का अनुपात अलग होगा, यहाँ से जो सैंपल लोगे उसमें मिट्टी का अनुपात अलग होगा, और यहाँ से जो सैंपल लोगे उसमें मिट्टी का अनुपात अलग होगा। मिट्टी का अनुपात अलग होगा मतलब जैसे मान लो यहाँ अनुपात 1:3 आया, यहाँ पे 2:2 आएगा, तो यहाँ पे कहीं 1:3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे वाटर की मात्रा कम हो गई और मिट्टी की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा थी, मिट्टी की मात्रा कम, यहाँ पे मिट्टी की मात्रा थोड़ी बढ़ी, यहाँ पे मिट्टी की मात्रा बराबर। तो इसलिए जो है सभी जगहों पर क्या हो रहा है, जो अनुपात है वो समान नहीं है। किसका? संगठन समान नहीं है, कणों का संगठन समान नहीं है। तो इसलिए इसमें, और फिर साथ साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो विषमांगी मिश्रण है इसमें जो होते हैं कण अलग भी हैं, वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिले नहीं हैं। मिट्टी के कण को तुम पानी दोगे ना, पानी, आप एक काम कर लेना कि जो मिट्टी जो है उसके अंदर, जो तुमने कोई भी ये पात्र लिया है, ये जो पात्र है इसको लेके इसमें पानी भरना, फिर मिट्टी भर देना, फिर देखना तुम्हारे हाथ पे अपने आप मिट्टी बाहर निकल आएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा कि चीनी पानी में से अलग से तुम्हारे हाथ पर निकल आए, ऐसा नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो वह मिश्रण, इसका क्या परिभाषा हो जाएगी, वह मिश्रण जिसमें सभी कण आपस में, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये आपस लिखना था, आसपास, सभी कण आसपास में आपस लिखना था, हाँ, आपस में, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे लिखना है, आपस में एक दूसरे के साथ पूर्णतया नहीं घुलते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मिश्रित नहीं होते हैं, पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे देखने पर सभी जगहों पर संगठन समान, और यहाँ पे सभी जगहों पर संगठन समान नहीं होता। तो समांगी मिश्रण में सभी जगहों पर रासायनिक संगठन समान होता है, जबकि ये जो विषमांगी जो होता है इसमें रासायनिक संगठन समान नहीं होता है। रासायनिक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप ये लिख सकते हो, ये लाइन फॉलो कर सकते हो। जबकि इसमें क्या होता है, रासायनिक संगठन, ये मिस्टेक बहुत हो रहा है, समान नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वही चीनी प्लस पानी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, चाय हो सकती है ना, ये एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। इसमें और क्या एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, एक तो चीनी मिट्टी हो ही गया, ठीक है, चीनी प्लस मिट्टी, एक मिनट, या ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी प्लस मिट्टी,
हाँ चीनी मिट्टी हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो आप मिट्टी को पानी में घोल दो, मिट्टी प्लस पानी। और भी उदाहरण हो सकते हैं, पानी प्लस ऑयल। ऑयल भी पूरी तरीके से मिश्रित नहीं होते हैं। तो ऐसे जो मिश्रण हैं ये विषमांगी मिश्रण होंगे। तो विषमांगी मिश्रण खत्म। इसके अलावा अब उन क्लासिफिकेशन चलते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध जो पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। वो पहला पार्ट कौन सा है? वो पहला पार्ट है, बताओ, देखो, एक तो है तत्व और दूसरा है यौगिक। अब ये बहुत कम लोग बताते हैं तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे। तो तत्व क्या होता है? जो कि एक ही प्रकार के तत्वों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वो क्या है? तत्व है, ठीक है। और जो भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं से अधिक परमाणुओं के निश्चित संगठन से, संगठन मतलब होता है संयोग, ठीक है। संगठन मतलब जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ठीक है, संयोग, ठीक। संयोग से बना होता है, वो क्या है? यौगिक होता है। अब मुझे बताओ, क्या ये अणु फॉर्म में हो सकता है तत्व? हाँ, तत्व, परमाणु व अणु हो सकता है, हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में चमक गया, अरे यार ये कैसे हो सकता है भाई, ये अणु कैसे हो सकता है बे, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, है ना। तो ऐसा ही होता है भैया। देखो, तत्व होना चाहिए, इस परिभाषा में मैंने ये नहीं कहा कि वो अणु नहीं होगा, मैंने ये कहा केवल एक ही प्रकार के क्या परमाणुओं से मिलकर बना होना चाहिए, केवल और केवल एक ही प्रकार के। तो क्या इस परिभाषा को ये सेटिस्फाई करता है? देखो H2 है, क्या ये एक अणु है? हाँ। क्या ये एक तत्व है या नहीं है? हाँ, ये एक तत्व है। क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। बताओ O2, O2 क्या एक तत्व है या नहीं है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, और वो कौन है? केवल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाया होगा O2। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, H प्लस H मिलके बनाया होगा कौन? H2। लेकिन शर्त यह है कि ये केवल एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये केवल एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर बना होना चाहिए, तभी इसे क्या कहेंगे अपन? तत्व।
अब वो अणु फॉर्म में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये परमाणु फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए इसके और भी उदाहरण है, जैसे फ्लोरीन ले सकते हो EtC, ठीक है। इसमें जो उदाहरण है जैसे सोडियम है ये एक परमाणुविक होता है, जैसे पोटेशियम है ये भी एक परमाणुविक, लिथियम एक परमाणुविक है, और इसके अलावा जो हो सकते हैं अपने और भी उदाहरण है जो भी एक परमाणुविक होते हैं, जैसे कॉपर है NeTC, आयरन है ना। तो ये सभी क्या है एक परमाणुविक होते हैं, तो ये भी एक तत्व हैं, ठीक है। अब अपन यौगिक की बात करते हैं। तो यौगिक में देखो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, देखो विभिन्न तत्व कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, उनके क्या होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु होने चाहिए। तो उसमें कम से कम इसकी बात करें यदि यौगिक की, तो इसमें कम से कम क्या होंगे, कम से कम 2 तो क्या होने चाहिए, तत्व होने चाहिए, सही है ना। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके मान लो वाटर बनाया, तो वाटर में क्या है, एक तो कौन है हाइड्रोजन है और एक कौन है ऑक्सीजन है, तो 2 तत्व क्या हो गए 2। तो 2 अलग अलग तत्व मिलकर क्या बनाए H2O। तो यहां पे यदि अब उन्होंने 2 हाइड्रोजन लिए और 1 ऑक्सीजन परमाणु लिया, हाइड्रोजन के कितने लिए 2 परमाणु और ऑक्सीजन का कितना ले लिया 1 परमाणु ले लिया, तो हमको क्या मिलेगा H2 का एक अणु मिलेगा। लेकिन ये है क्या है, यौगिक है। तो यौगिक भी क्या हो सकता है, यौगिक किस फॉर्म में होता है, केवल और केवल अणु फॉर्म में होता है। कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं। यौगिक क्या होता है, अणु फॉर्म में होता है। क्या ये परमाणु फॉर्म में हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं तो वो परमाणु हो गया। अरे मुझे ये बताओ भैया H2 लो, ये अणु रूप फॉर्म में, तो ये किस में चला गया, ये खुद ही इसमें चला गया है ना, किस में तत्व में, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन Na लिख दूँ, तो क्या ये सही है, परमाणु फॉर्म में नहीं हो सकता, तो यानी कि ये परमाणु फॉर्म में नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे, यौगिक केवल किस में होता है, अणु फॉर्म में होता है, अणु रूप में होता है, अणु रूप में ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। अब आगे चलते हैं। तो देखो अपन ने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। इसमें यौगिक के उदाहरण देख लो, H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, और बहुत सारे हैं H2SO4 हो जाएगा, NDTC। ये सभी क्या हैं, ये सभी यौगिक हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम जो कि पढ़ाएंगे हम अगली क्लास में।